सर मेरा ख्याल शुरू करते हैं। ओके। चलो, ये रेडियोपीडिया, रेडियोग्राफिक्स और को रेडियोलॉजी से केसेस है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किए थे। तो जो एग्जाम पॉइंट्स मेरे जहन में आते हैं, मैंने 2 अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, तो मेरे पास तकरीबन 40 कितने केसेस होते हैं, 42 केसेस। तो 84 तकरीबन केसेस मैंने देखे हैं, 2 एग्जाम, एक लाहौर में दिया, एक इस्लामाबाद में। जी तो वो सर। इंफॉर्मेशन, तो वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें, इस तरह लर्निंग होती है। तो ये मेरा गांव है, थोड़ा सा आपको दिखा दूं। इधर मैं, जॉब ही मेरी इधर ही है। तो यार, ये खुद ही ऑटोमेटिक आगे जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी बता रही है और उसके इर्द गिर्द। तो एग्जाम में जब आपके पास सेलर सुप्रा सेलर रीजन लगेगा, तो वो इधर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखा रहा होगा। तो पिट्यूटरी का मास होगा, तो आपने ये चीज देखनी है, आइदर दिस इज, जो मैस है आपको पिट्यूटरी से सेपरेट नजर आ रहे हैं या पिट्यूटरी के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेपरेट कोई मैस नजर नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा? मोस्ट कॉमन चीज क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी मैक्रो एडिनोमा, पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा, उसमें आपको सेपरेट पिट्यूटरी नजर नहीं आती, एनहेंसिंग मैस नजर आता है। फिर आपने उसको थोड़ा बहुत बताना होता है, तो आपको रफली पता होना चाहिए मेन स्ट्रक्चर्स के। एंटीरियरली स्फिनॉइड साइनस में बल्ज कर सकता है, नीचे अगर इन्वेजिव है तो क्लाइवस को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है, इसकी इरोजन कर सकता है। पोस्टीरियर जाता है तो ये जगह, इस जगह को क्या कहते हैं? प्रीपोंटाइन सिस्टर्न। प्रीपोनेंट सिस्टम। सही में। तो इस इधर इसको इन्वॉल्व कर सकता है। ऊपर जाता है तो ऊपर जो अपनी ऑप्टिक नर्व जा रही होती है, तो उसको कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये केस 1 है, आप लोग स्टार्ट करें। कोई एक बंदा मैडम फातिमा, अपने का दे। मैडम फातिमा वहाब, मैडम ये दो केसेस अब आप ले लीजिएगा, पहले दो केस। जी। This this is the MRI brain T2 weighted axis sagittal slice at the level of the pituitary gland, in which I can appreciate there is the enlargement of the pituitary fossa is noted with the alpine heterogeneous lobulated mass lesion is noted, which is causing enlargement of the pituitary fossa, which is extending up to the cellar and the supracellular location. I cannot appreciate the it's causing mass effect on the optic chiasm. However, there is no extension is noted in the prepontine cistern, and based on these imaging finding, it is most likely originating from the pituitary gland. हम्म, So the top of the differential is the pituitary macroadenoma, हम्म, and however the other differential diagnosis may include the craniopharyngioma and लेकिन उसमें आपने नॉर्मल पिट्यूटरी को देखना है, उसमें आपको नॉर्मल पिट्यूटरी अलग से नजर आएगी। ठीक हो गया। जी जी सर। सेम पेशेंट। सेम पेशेंट। हम्म, अच्छा, ये MRI T1 post contrast images in which there is enlargement of the pituitary fossa is noted, and which is I cannot appreciate the pituitary gland separately. It is showing heterogeneous contrast enhancement and extending up to the supracellular location. सीक्वेंस कौन सा है? जी सर। सीक्वेंस कौन सा है? सर ये मुझे T1 पोस्ट कंट्रास्ट लग रहा है। किधर है कंट्रास्ट? किसी वेसल में किस तरह आपको पोस्ट कंट्रास्ट लग रहा है? लीजन के या अलावा सर कहीं आपको कंट्रास्ट नजर आ रहा है? सर T1 प्लेन T1। प्लेन टी1 है ना? जी म्यूकोजा देखे, म्यूकोजा नॉर्मल इनहेंस करता है, वो नजर नहीं आ रहा। कोई जी जी छोटी सर प्लेन। वेसल्स नजर आ रही है? नहीं आ रही। नेजल म्यूकोजा आप नहीं देख आ सकते रही। हैं, ठीक है, नहीं आ रही ना? तो टी1 और ये कंट्रास्ट। T1 पे हाइपर इंटेंस है, तो इसके अंदर सिग्नल हाइपर इंटेंस सिग्नल है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द हेमरेज within the this pituitary macroadenoma. So it is a case of pituitary apoplexy. सेम पेशेंट। सेम पेशेंट। सर ये ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट दे रहे हैं द GRE सीक्वेंस। तो ये कंफर्म हो गया कि
पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी एडिनोमा है और उसमें ब्लीड हो गया, इसको ब्लीड पिट्यूटरी हो गया। एपोप्लेक्सी कहते हैं। जी मेजॉरिटी ऑफ द पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या होती है? पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी पिट्यूटरी ग्लैंड में हेमरेज या इंफाक्शन को एवरेज कहते हैं। जी हेमरेज या इंफाक्शन दोनों हो सकते हैं। 80% या भी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आपके पास पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होगी उसके साथ मैक्रोएडिनोमा होगा। तो वो आपने मैक्रोएडिनोमा देख लिया। इसमें जो आपके पास ये अल्टर्ड लो सिग्नल है ना, ये भी आपके पास क्लू है कि यार इधर कुछ गड़बड़ है टी गड़बड़ टू में। हाँ, क्योंकि ये इस हेमरेज का सिग्नल है। फिर आपने इसको T1 से कोरिलेट किया तो T1 में आपको हाइपर हाइपर इंटेंसिटी भी मिल रही है, फिर आपको ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट भी मिल रहा है GRE में। ठीक हो गया? तो जी ये आपके पास आ गया पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी का केस। दो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी आपके पास इस तरह का केस आता है तो आपने इसमें दो चीजें और चीजें सोचनी है। आपने ये सोचना है कि ये जो अल्टर्ड सिग्नल मुझे T1 पे जो मिल रहा है, कहीं ये जाइंट इंट्रा सेलर एन्यूरिज्म तो नहीं है? यहाँ से जो वेसल जाती है कभी कभी उधर का एन्यूरिज्म भी हो सकता है, जो कि T1 पे हाइपर इंटेंस थ्रोम्बोसिस की वजह से दे सकते हैं। ठीक है? दूसरी ठीक चीज आपने डिफरेंशियल जो सोचना है वो क्रेनियोफ्रेंजियोमा या रेटकीस क्लिफ्ट सिस्ट सोचनी है, क्योंकि उसमें जब हाई प्रोटीन कंटेंट होगा तो वो भी T1 पे हाइपर इंटेंस हाई होगी। हाई उसमें क्या होगा कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो नॉर्मल अलग से मिलेगा। ठीक है? एन्यूरिज्म में भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल से मिलेगा। तो ये चीजें आपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें देखनी होती हैं। ठीक हो गया? इसके बाद जो पेशेंट आपके पास आता है वो कॉमनली उसको हेडेक की कंप्लेंट होती है, नोजिया होती है और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है, क्योंकि ब्लीड हो गया या इंफाक्ट हो गया है, तो पिट्यूटरी जो है अपने हार्मोनल काम उसे छोड़ देता है। ठीक है? शिहान सिंड्रोम क्या होता सिहान सिंड्रोम ये जो सब पेशेंट होती हैं एक्लम्सिया प्री एक्लम्सिया की और उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है ना पिट्यूटरी के है? अंदर ब्लीड हो जाता है और पिट्यूटरी या फिर पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो जाता है हाँ, प्रेगनेंसी इट इज पोस्टपार्टम पीरियड। हाँ, इट इज रेयर काज ऑफ द लिखा हुआ था कहीं मैंने पढ़ा है कि लेस कॉमन है कि शियान सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड हो। और जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएट प्रेगनेंसी के बाद हो, उसमें कुछ डिले भी हो सकता है। ठीक तो है बाकी आपने उसका वो सही बता दिया। फिर इसको हम मैनेज कैसे करेंगे इस केस को? सर मैनेजमेंट तो वो उसको पिट्यूटरी एडोनोमा को ही ट्रीट करेंगे ना हम इसका ट्रांसफिनाइडल हाँ, और सर ट्रांसफिनाइडल मैनेजमेंट होती है और गामा नाइफ ये एब्लेशन। तो एडिनोमा की होगी ना। ब्लीड को ब्लीड हो गया उसको आप कैसे मैनेज करोगे? सर वो उसको कंट्रोल करेंगे ना अगर जो हाइपरटेंशन है जैसे पोस्टपार्टम पीरियड में या और हाँ। जी एक आप उसकी कॉज को कह रहे हो कि आप कॉज को कंट्रोल करोगे, दूसरी चीज जो जी आप कंट्रोल करोगे वो हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड के माल फंक्शन की वजह से जो आपकी एडिसोनियन क्राइसिस में पेशेंट चला जाता है। ठीक है? जो फिजियोलॉजी में आपने ये फिजियोलॉजी आ जाती है, तो उसके लिए आप उसको स्टेरॉइड्स दोगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट कराओगे, क्योंकि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन एल्डोस्टेरॉन वगैरह रिलीज नहीं कर रहा, इस वजह से आपका पेशेंट एडिसोनियन क्राइसिस में जा रहा है। तो आपने सबसे पहले इस चीज को मैनेज करना है। ओ यार, स्लाइड चली गई है या आ रही है? आ रही है सर। हाँ, और बाद में आपने सही बताया गामा नाइफ या वो करके आप, क्योंकि इसका साथ एसोसिएटेड 80% पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा होता है, तो उसकी सर्जिकल आप डिकम्प्रेशन पे जा सकते हो। ठीक हो गया? दूसरा भी आपने लेना है? जी ले लें। दिस इज द D1 post contrast sagittal slice at the level of the pituitary fossa and the base of the skull, in which I can appreciate there is a lobulated enhancing mass lesion is noted, which is centered over the in the cellar and supracellar cistern extend. However, no extension into the prepontine cistern is noted, and it is showing some extension into the sphenoid sinus. I can appreciate the at its posterior inferior surface. I can appreciate the normal enhancing pituitary gland. इसको कह रही? जी सर यही लग रहा है मुझे।
So it is likely separate from the pituitary gland. So the differential diagnosis may include the craniopharyngioma. Top of the differential is the craniopharyngioma. However, it can be arising from the there is a possibility that it can be arising from the pituitary gland, pituitary macroadenoma. And the Rathke class cyst is less likely as it will not enhance on the T1 post contrast images. ठीक है, जी सर। यानी ये आपके पास इनहेंसिंग मैस है, लोब्यूलेटेड है, जी थोड़ी सी अल्टर्ड लग रही है, लेकिन ये विद इन द पिट्यूटरी ग्लैंड है। पीछे इसने क्लाइवस को थोड़ा सा इरोड किया हुआ है, ठीक हो गया। पोस्टीरियरली ये प्रीपोंटाइन सिस्टम को स्पेयर किया हुआ है, अभी तक उधर गया नहीं है इस सेक्शन में। आप जी वहाँ पूरे सेक्शंस देखेंगे, ये सिर्फ एक सेक्शन है, जरा थोड़े से कट्स में हो सकता है इन्वेड किया हो। और ठीक है एंटीरियरली इट इज बल्जिंग इनटू द स्फीनोइड स्फीनोइड साइनस। साइनस। सेम पेशेंट है। This is the T1 and the T1 post contrast coronal slices in which I can appreciate this cellular supracellular lobulated mass lesion. It seems to be involving the left carotid cavernous sinus with the loss of flow wide within the left carotid artery. So it is seems to be invading the cavernous sinus and the carotid vessels. And it is seems to be causing the mass effect on the optic chiasm and seems to be arising from the pituitary gland. ऐसे लफ्ज ना अभी आप कोशिश किया करें सीन मीन अपीयर्स टू बी की जगह, जब आपको कॉन्फिडेंटली पता चल गया, पिछले केस में मैंने बता भी दिए, तो जी एग्जामिनर्स सर। माइंड करते हैं इसे। जब मैंने कह ठीक दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ना, यानी एग्जामिनर ने आपको कह दिया, फिर ठीक है आप ये सर। लफ्ज बोलेंगे तो ये नहीं बख्शेगा। तो ठीक है आपने इसकी क्या क्या बोला कि ये किस जगह को इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिपीट करें। सर ये cavernous साइनस को इन्वेट हम्म करता है और लॉस ऑफ फ्लो वाइड लेफ्ट साइड पे इन्वॉल्व कर रहा है कैरोटिड वेसल्स को। हाँ, वो सेक्शन की वजह से इस तरह आ रहा है। यूजुअली जो मैक्रोएडिनोमा होता है वो वेसल को नैरो नहीं करता, ठीक नहीं है। करती। जी ये चूंकि सारी स्लाइसेस हम इधर नहीं लगा सकते, तो एक स्लाइस में शायद उस वजह से इस तरह लग रहा है। क्योंकि आप राइट वाली में देखें, राइट में आपको फ्लो वाइड नॉर्मल नजर आ रहा है सारा, जी नैरो जी नहीं नजर आ रहा, ठीक हो गया। जी। दूसरी बात जो आपने देखनी है, ये देखिए, ये नीचे इंफीरियरली भी एक्सटेंशन है इसकी, और ये स्कल बेस को नीचे इन्वॉल्व कर रहा है, और यहाँ टेरिगॉइड बोन जो होती है इसको इरोड कर रहा है, ठीक है सर। ठीक हो गया। तो कैवर्नस साइनस को तो ये क्लियरली इन्वेड कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसने पूरा कवर किया हुआ है आईसीए को। आईसीए को कितना कवर करें तो हम कहते हैं कि कैवर्नस साइनस इन्वॉल्व है, और कितना करें तो हम कहते हैं कि कैवर्नस साइनस इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि ये सर्जन को इम्पोर्टेंट है ये बात बताना कि कैवर्नस साइनस इन्वॉल्व है कि नहीं है। इसका क्या तरीका होता है। सर मोर देन 180 डिग्री इन्वॉल्वमेंट। मोर देन 180 डिग्री, ये रफ एस्टिमेट ये होता है कि आप इसको देख लेते हैं, अगर 180 डिग्री से कम इन्वॉल्वमेंट है तो कैवर्नस साइनस की इन्वॉल्वमेंट लेस लाइकली है, और 180 डिग्री से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो इसकी मतलब है कि इट इज इन्वॉल्विंग द कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस। इसको आप क्या कंक्लूड करेंगी, डायग्नोसिस आप उसमें क्या लिखेंगे, टॉक्स में क्या लिखेंगे डायग्नोसिस। सो डॉग्स में यही लिखेंगे कि पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा है विच इज इन्वॉल्विंग इनकेसिंग द लेफ्ट कैवर्नस साइनस एंड इट इज आल्सो showing the ये तो फाइंडिंग है ना, डायग्नोसिस पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा लिखूंगी मैं भी। सिंपल पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा। जी ये इन्वेसिव मैस इन्वेसिव 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 सुप्रा ठीक है ठीक इन्वेसिव पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा जी सर। पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा मैलिग्नेंट हो सकता है। सर बहुत कम चांस होते हैं वैसे ये इन्वेड नहीं करते इस तरह। नहीं, इन्वेट तो करता है ना, इन्वेसिव है, लेकिन मैलिग्नेंसी में और इन्वेजन में फर्क है। ये जी लोकली इन्वेसिव होते हैं, लोकली यानी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन दे आर नॉट मैलिग्नेंट, देज आर बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक हो गया। जी जी लोकली इन्वेट करते हैं लेकिन मैलिग्नेंसी नहीं करते। तो ये
आपको अगर सेलर मास कोई मिलता है विथ अनआइडेंटिफाइड पिट्यूटरी ग्लैंड, मास इज मोस्ट लाइकली पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनोमा। मोस्ट कॉमन मास अगर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा तो वो आप देखोगे मैक्रो एडिनोमा बहुत कॉमन आपके पास आएगा, बाकी चीजें लेस कॉमन है। और दे कैन बी इन्वेसिव जैसे हम इस केस में था, बट दे आर नेवर malignant। मेलिग्नेंट। ठीक हो गया, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। तो इसके जी डायग्नोसिस में आपने लिखना है इन्वेसिव मैक्रो एडिनोमा। इसका ठीक। भी आपका आधा नंबर होगा। अगर आप इन्वेसिव नहीं लिखेंगे तो वो आधा नंबर आपका टोक्स में कट जाएगा। तो कैवर्नस साइनस की इन्वेजन का हमने अभी आपसे पूछा था ना, कि जब हम जी सर। अ, देख रहे होते हैं तो हमने प्री ऑपरेटिवली ये बताना होता है कि इट इज इन्वॉल्विंग दी कैवर्नस साइनस और नॉट। तो अगर ये लेटरली ट्यूमर एक्सटेंड करता है और इनसर्कल करता है कैरोटिड आर्टरी को, तो इसका मतलब है कि ये कर रहा है। तो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ये है कि हम उसकी डिग्री ऑफ द इन्वेजन देखते हैं। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब है अनलाइकली है, और 270 डिग्री से ज्यादा है तो ये इसका मतलब है कि सर्टन है। तो ये जो एग्जैक्ट फिगर है ना, आपने 180 शायद बताया था, जी एग्जैक्ट फिगर ये ही याद कर लें कि 90 यस। डिग्री से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को लेटरल इन्वेजन उसकी अगर कम है तो इसका मतलब है लेस लाइकली, और 270 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि 100% सर्टन है। इसके अलावा ये ग्रेडिंग हम करते हैं, इसके बारे में भी, नॉब्स ग्रेडिंग, इसका पता है आपको क्या होती है? ये पूछेंगे इस केस में। जी सर, ये मुझे नहीं। ये नॉब्स ग्रेडिंग को आप पढ़ लेना। ये जी नॉब्स ग्रेडिंग ये बताती है क्या, इसमें क्या दिखाया था इस स्लाइड में, मुझे भूल ही गया इस स्लाइड मैंने क्यों लगाई थी, चले आगे नहीं। ये नॉब्स ग्रेडिंग है। नॉब्स ग्रेडिंग में ना हम 3 लाइनें लगाते हैं। एक मीडियल टेंजेंट, ये जो आईसीए जो हमारे पास इधर नजर आ रही थी, जिस तरह उसमें नजर आ रही थी सेक्शन में, ठीक है इधर सर। गया ये, हाँ यहाँ जैसे हमारे पास आईसीए नजर आ रही है ना, उप्स, जी हम्म, ये देखें इससे लेस, ये मैक्रो एडिनोमा है बड़ा सा, ठीक है। जी जी सर। और ये आईसीए, इसको देखें लेस देन 90 डिग्री ये वो कर रहा है, या लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 270 नहीं कर रहा है इन्वॉल्व। तो इसका मतलब है कि ये, लेस इन्वेजन हाँ नहीं लेस है। लाइकली है। ये सारा कैवर्नस साइनस है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ना अभी, आप जी जी। लोग एक मिनट, पेन आता है। इसमें मैंने वो एक प्रेजेंटेशन भी उसमें दी हुई है, ये एसएनआर की कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें मैंने दी थी। तो उसमें मैंने इसकी एनएटपी पे दी थी। तो ये सारा ना, ये सेक्शन में आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये ये कवर्नेस। सारा कैवर्नस साइनस है। इस तरफ ये कैवर्नस साइनस है, उसमें आपके पास ये जो आईसीए के फ्लोवाइड्स आ रहे हैं दो, उसके अलावा इधर ये नर्व्स भी होती है, नजर आ रही है, ये एक नर्व ये, एक नर्व ये, और एक ये छोटी सी ये नर्व्स हैं, ठीक है, कि ये नर्व भी नजर आ रही है। जी तो ये पूरी एनाटॉमी है उसकी। अब नर्व्स के नाम अभी याद करना मुश्किल है। तो ये इसके अंदर बल्ज कर रहा है लेस देन। अब हम इसमें 3 लाइनें लगा लेते हैं, एक इधर लेटरल लगा लेते हैं आईसीए की, ठीक है, एक आईसीए के मिडल से लगा लेते सर। हैं जिसे मिडल टेंजेंट लाइन, और एक हम इसके लेटरल लगा लेते हैं, ठीक हो गया। इस तरह की 3 लाइनें लगाते हैं। अब आगे देखें, ये आपको नजर आ रही हैं लाइनें, वो आईसीए के नजर आ रहे हैं फ्लोवाइड्स। इसके जी हमने जी। जो मीडियल मोस्ट लगाई तो उसको क्या कहते हैं, मीडियल मीडियल टेंजेंट। टेंजेंट। एक इंटर कैरोटिड लाइन जो बीच में से, और एक लेटरल टेंजेंट। अब इस डायग्राम में बता रही है कि हम ग्रेडिंग कैसे करेंगे। ग्रेडिंग हम करेंगे, हम इसी टेंजेंट लाइन में इन्वॉल्वमेंट देखेंगे इस पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा की। यानी ये मैक्रो एडिनोमा अगर इस मीडियल टेंजेंट लाइन के मीडियल ही है तो क्या होगा, ग्रेड 0, जीरो। क्योंकि ये अभी इसके इस तरफ है। अगर इसने इन्वॉल्वमेंट कर दी है और ये मीडियल और इंटरकोंडाइलर लाइंस के बीच में आ गया है, मीडियल और इंटरकोंडाइलर लाइंस के इंटरकोरेटेड। बीच में आ गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेड 1। अगर ये उससे भी आगे बियॉन्ड चला गया है, यानी इंटरकोंडाइलर और लेटरल मार्जिन के दरमियान आ गया, तो ग्रेड 2। और अगर लेटरल कोंडाइलर के भी बियॉन्ड चला गया तो ग्रेड 3। थ्री। 3 को फर्दर उसने 3A और 3B में किया हुआ है कि यार ऊपर है तो 3A है और इंफीरियर है तो 3B है।
और अगर कंप्लीटली उसने आईसीए को, यानी इस आईसीए को कंप्लीटली इनकेस कर लिया है, तो ग्रेड 4 है। ये रेडियोपीडिया में जाएं, ये वाली डायग्राम और उसके साथ बाकी भी ग्रेडिंग की ना एक अच्छी सी वो बनी हुई है, तो इसको याद कर लेंगे, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और अगर ये आप बताएंगे ना, खुद से बताएंगी, तो एग्जामिनर आपको अगर गुड दे रहा था तो एक्सेलेंट दे देगा। ठीक है, तो जी इसका यही होता है कि अगर ग्रेड ज्यादा है, जैसे ग्रेड 4 है, तो इसका मतलब है कि इसने 100% आईसीए को इन्वेट कर दिया है। अगर ग्रेडिंग कम होती है तो उसका मतलब है कि इन्वेजन का चांस कम है। जैसे ग्रेड 1 में सिर्फ 1.5% चांस होता है कि सर्जिकली उसने कैवर्नस साइनस को इन्वेट किया है, तो उसकी प्रोग्नोसिस फिर पुअर होती है और मैनेजमेंट में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए पेशेंट को बताना होता है। अच्छा, अभी बताएं ये नेल्सन सिंड्रोम क्या होता है। ये पेशेंट है नेल्सन सिंड्रोम का। सर नेल पिट्यूटरी एडेनोमा में ही होता है सर ये भी। हाँ। हाइपर ये क्या पिगमेंटेशन होता होती है? जी हाँ। सर, हाइपर पिगमेंटेशन होती है बी में स्किन। जी बी में आपको, बी में ये क्या नजर आ रहा है, ये क्या स्कार है, ये क्या चीज है ये जो बी में नजर आ रहा है। एक इधर स्कार दिया हुआ है, एक इधर स्कार है, इधर भी कोई सर्जिकल स्कार है मिड लाइन में। सर ये तो हाँ उसके रीनल रीनल हाँ हाँ, रीनल। इसकी क्या किया है, इसके एड्रीनल ग्लैंड्स की ना वो कर दी इन्होंने, रिसेक्शन कर दी है। रिसेक्शन के नीचे। हाँ, रिसेक्शन करते हैं तो पीछे एडिनोमा तो पीछे होता ही है, समझ आई है। जी सर। एडिनोमा पीछे, एड्रीनल उठा दिए, तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो भी खत्म हो गया। तो इसकी हम्म। वजह से एसीटीएच पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा पेशेंट में होता है, और साथ उसमें एसीटीएच की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसको नेल्सन सिंड्रोम कहते हैं। इट इज पोस्ट बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी। ये आपको हो सकता एंडोरेक्टम। है कि, हाँ, हो सकता है ये आपको टोक्स में पूछ लें, या आपको उसमें आप अगर पूछ लें, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो केस 3 चलें, ठीक है, वेरी गुड अटेम्प्ट डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा केस लेके गई हैं। वेल डन। डॉक्टर इकरा, थैंक यू मैडम सर। दो केसेस आपकी अब नेक्स्ट। केस 2 स्टार्ट करें। एरो तो लगे हुए हैं, बस जल्दी जल्दी बता। जी डॉक्टर इकरा मैडम, आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। डॉक्टर मावरा। हेलो जी डॉक्टर मावरा, ये दो केसेस आप ले लीजिएगा। जी 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 बोले। so I'm presented with MRI brain axial sorry sagittal and coronal sections, T1 weighted images. Here I can appreciate and avoid lesion which is sorry T1 post contrast in दोनों. Here I can हम्म। appreciate an avidly enhancing ovoid lesion which is centered at the sphenoidal bone, and it is giving a positive dural tail sign with no हम्म। flow voids within हम्म। in both the images, and it is superiorly it is going it is causing the cortical buckling, suggesting extra-axial lesion and sulcal effacement also. Laterally it is just going into the brain parenchyma, and inferiorly it is not invading or going into the sphenoid sinus, is just on the planum sphenoidale level. Likely my diagnosis would be of meningioma, extra-axial lesion. The second lesion, which is also avidly enhancing, is present along the pituitary gland. There could be two possibilities. Either the it could be a pituitary microadenoma along with meningioma of the हम्म। planum sphenoidale level, और हम्म। इट कुड बी, क्योंकि सर वो भी एविडली इनहेंसिंग हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी इट इज़ अ स्मॉलर लीजन. Further, I would like to have the association of meningioma with neurofibromatosis too. Would like to see any schwannoma in other section of the brain, and meningiomas if any other, and also would like to see the spinal cord levels to check for the ependymoma if present any, to complete the findings of the neurofibromatosis type 2.
ठीक है, So गुड this अटेम्प्ट। जी ठीक है, नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड भी डिले में इन्हांसमेंट शो करता है, और डिले करेंगे तो इसकी इन्हांसमेंट ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ आपने कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रो एडिनोमा, तो माइक्रो एडिनोमा क्या ना आपने इसमें थोड़ा, जी सर, वो मुझे एनहांसिंग जी जी माइक्रो एडिनोमा में ये होता है कि नॉर्मल ग्लैंड इन्हेंस करता है, और जो माइक्रो एडिनोमा होता है वो डिलेड इन्हेंस करता है। केस आगे आएगा तो आप देख लेंगी। तो माइक्रो एडिनोमा तो इसको कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हाइपो इन्हेंसिंग तो हमें कुछ नहीं इसमें नजर आ रहा। जी सर, ठीक तो है। मोस्ट लाइकली इट इज अ नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड। नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर जी इन्हेंसमेंट बहुत ज्यादा है तो उसमें आप पिट्यूटरी के इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, हिपोथीसिस कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें, उसको आप कह सकती थी, या आप उसमें जर्मिनोमा कह सकती हैं, या सार्काइडोसिस, ऐसी डिफरेंशियल है। ठीक है सर। हाँ, लेकिन उसमें ये डायग्नोसिस जो है ना, हाइपो जो है, सॉरी, माइक्रो माइक्रो एडिनोमा का जो है। माइक्रोएडिनोमा की जो डायग्नोसिस है वो सही सॉरी सर। जी नहीं थी। अगर ये कहती तो आपकी बचत हो जाती। जी, ठीक है सर। तो सर इसमें ना आपने एक स्लाइड में लगाना भूल गया, ये डायफ्रैग्मेटिक सेला की जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें बताती है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्स्ट्रा एक्सियल है, इंट्रा एक्सियल है, मैक्रो एडिनोमा या मेनिंजियोमा है। तो उसमें ना ये अगर लाइन अगर कट हो जाए तो ये हमारे पास ब्लैक कलर की एक लाइन आती है, दिस इज नॉर्मल डायफ्रैग्मेटिक सेला, नॉर्मल जो है। ठीक तो है। मैक्रो एडिनोमा क्योंकि इंट्रा एक्सियल होता है तो वो इसको एलिवेट करता है ऊपर की तरफ से, ये मैक्रो एडिनोमा, ये सारा मैस है, ठीक हो गया। और इसमें अगर देखें तो ये ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, दिस इज द डायफ्रैग्मेटिक सेला विच इज एक्सटेंडेड इंफीरियरली। तो ये एक चीज है कि अगर आप कंफ्यूज होते हैं मेनिंजियोमा में या माइक्रो एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा में, तो आप डायफ्रैग्मेटिक सेला को देखें। डायफ्रैग्मेटिक सेला इंट्राएक्सियल मास, मैक्रो एडिनोमा उसको एलिवेट करेगा, और जो एक्स्ट्रा एक्सियल मेनिंजियोमा है वो उसको डिप्रेस करेगा। तो ये बड़ी अच्छी स्लाइड है, इसकी एक मैं लगाना भूल गया था। T2 पे डायफ्रैग्मेटिक सेला एक इस सेक्शन में एक ब्लैक सी लाइन आती है, ठीक हो गया। चलें, ये नेक्स्ट केस अभी आपने बताएं। Okay, so I'm presented with two images, corneal and sagittal images of MRI brain, T1 post contrast. Here I can appreciate a rounded, well-defined lesion, which is not, which is isointense to the gray matter, हाँ, isointense to the white matter, which is non-enhancing, located at the सर ये सुप्रासेलर कैवर्नस, लोकेटेड एट द कैवर्नस साइनस रीजन है ये वाला, सुप्रासेलर रीजन, सुप्रासेलर रीजन है, एंड इट इज नॉट इन्वेडिंग और इनकेसिंग। सुप्रासेलर जी सर। एनाटमी आपको, हाय हेलो सर। एनाटमी आपको वो कर देगी। हाँ जी, वो मुझे कैवर्नस साइनस पे सेम है लग ना, रहा है। इसमें देखें ये क्या है, इधर ही देख लें, दूसरे सेक्शन पे आपको कंफ्यूजन होगी, ये जी क्या है, जी, ये क्या है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही लेवल है ना। हाँ ना, हाँ जी, वो मैं उसमें पहले सुप्रासेलर वाले क्यों मुझे कहेंगे, लगा। जी सुप्रासेलर रीजन है, ये ठीक देखें, है। सुप्रासेलर नहीं है, सेलर रीजन, पिट्यूटरी ग्लैंड जी सर, सेलर रीजन है। सेलर So रीजन है। it is not avidly enhancing and not going into the sphenoid sinus, हम्म, nor is it involving the prepontine cistern, and it appears to be a suprasellar lesion. So keeping up, सुप्रासेलर क्यों कह रही है, hello, सुप्रासेलर क्यों कह रही है, सेला में ये। और सर सेलर रीजन मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। सर सेलर रीजन है। सो कीपिंग इन व्यू द फाइंडिंग्स, इट कुड बी एनी पिट्यूटरी मास, हम्म, लाइकली सर माइक्रो एडिनोमा, इतना एनहांस नहीं हो रहा ये। हम्म, बताया आपने सही है, लेकिन आपने सुप्रासेलर कह के ना, वो अब हाँ जी। अगर ये वाली मिस्टेक करेंगे तो एग्जामिनर इस फिल्म में ना फेल कर देगा, क्योंकि ये बड़ा इजी केस है, जी और सर। एनएचपी पे आपको कोई छूट नहीं है। यस सर। इसमें आपने यही कहना है कि ये आपके पास T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज है, जिसमें आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो इनहेंस कर रही है, लेकिन आपको एक इंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ, हाइपो इनहेंसिंग एक एरिया एंटीरियरली इधर मिल रहा है, और टुवर्ड्स द राइट साइड आपको इस इमेज में मिल रहा है, थोड़ा सा टुवर्ड्स द राइट है, मिडल और एंड टुवर्ड्स द राइट है, जी सर। हाइपो इंटेंस है। वो कितना साइज होता है तो उसको माइक्रो एडिनोमा कहते हैं।
और कितना साइज होता है तो माइक्रोएडिनोमा के पे? कोई और भी बता सकता है अगर नहीं आ रहा? सर लेस Just देन below. 10 mm। लेस देन 10 mm माइक्रोएडिनोमा। जी सर, और मोर देन माइक्रोएडिन 10 mm जी सर, लेस मैक्रो। देन 10 mm माइक्रोएडिनोमा और मोर देन 10 mm होगा तो मैक्रोएडिनोमा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक हो गया। इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और उसकी जो मोटी बातें हैं ना, वो आपको याद होनी चाहिए, उसमें कोई छूट नहीं है। माइक्रो और मैक्रो एडिनोमा का साइज, अभी जो जिस तरह मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई, नेल्सन सिंड्रोम और नॉर्म्स क्लासिफिकेशन, ये एक्स्ट्रा मार्क्स की हैं। ये जो सवाल है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है और एनाटमी, ये बेसिक है, इसमें छूट नहीं है आपने। ये पासिंग वाले वो हैं, ठीक है। वो फिर गुड और एक्सेलेंट की गेम आगे जाके होती है। तो फिर नेक्स्ट ये पूछेगा कि इसमें हम क्या प्रोटोकॉल कराएंगे। आपको सस्पिशन है कि माइक्रो एडिनोमा है पेशेंट को, आपके पास रिक्वेस्ट आई है, तो आप टेक को क्या कहेंगे, क्या करेंगे? सर एक तो हिस्ट्री कोरिलेशन होगी, और नेक्स्ट हम लोगों ने टेक को आप उसकी क्या कहेंगे, किस तरह स्कैन करना है? टेक पूछेगा इसको क्या करना है। सर इसमें ना हम डायनामिक करते हैं, इसमें हम 0, 15 सेकेंड्स, 30, 60, हम्म, 160, 90, 120 और 180 सेकेंड्स पे लेते हैं हाँ, इमेजेस, और 180 सेकेंड्स पे डिलेड इमेज होता है तो उसमें वो एनहांस कर रहा होता है और बाकी सारा नॉन एनहांसिंग हो जाता है। शाबाश, यही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये डायनेमिक सेक्शंस रहते हैं, और इवन पोस्ट कंट्रास्ट के डायनेमिक लेंगे, और जिस तरह उन्होंने बताया 180 सेकंड्स तक लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इसकी डिपेंड करती है कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा है। अगर इंसिडेंटली प्रेजेंट कर रहा है तो आप उसको या तो फॉलो अप करोगे, या तो आप क्लिनिशियन को बता दोगे, वो जाके इसकी एंडोक्राइन और ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एवेल्युएशन करा देगा। ठीक है। अगर फंक्शनिंग माइक्रो एडिनोमाज हैं तो फिर उसको आप ब्रोमोक्रिप्टिन या वो जो हार्मोनल थेरेपी देते हैं, एंटी वो जो देते हैं एगोनिस्ट, या वो करेंगे। और साथ इसकी सर्जिकल भी कर सकते हैं थ्रू द ट्रांसफिनोइडल अप्रोच। और अगर रिकरेंट ट्यूमर्स हैं उसके लिए रेडिएशन थेरेपी करते हैं। ठीक हो गया। और जो सर्जरी नहीं करा सकते उसके लिए हम वो करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे। नेक्स्ट केस। जी मैडम उजाला, मैडम ये दो केसेस आपके। I am provided with the sagittal and coronal images at the level of the pituitary gland, in which I can appreciate there is a T2 hyperintense lesion involving the pituitary. Um, right, pituitary gland on the coronal images, which is on the right side. It is extending up to the um, optic chiasma, but not causing mass effect on it. It is well defined. Next, I would like to see the T1 weighted images or post contrast images. On the basis of this, the lesion most likely is a cystic lesion. On the basis of this finding, however, a small hypo to isoechoic area is noted in the on the sagittal sequence. आइसो इंटेंस, ठीक है। जी सर, ये इसको सर भेजिए। जी सर, ये छोटा सा यार सर, यार मे भी ये आर्टिफैक्चुअल हो। इसमें भी आ रहा है ना दोनों सेक्शन जी में। जी। तो क्या हुआ, ये पैथोग्नोमिक साइनस डिजीज का। व्हाट इज योर डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द साइन? समझ तो रथ की स्क्लेरोसिस लग रहा था ये वाला, लेकिन है ना, लग रहा है तो है। जी जी साइन, और साइन का नाम क्या है? सर, साइन का मुझे नाम नहीं पता। किसी और को पता है तो बता दो। किसी को पता है इसका साइन का नाम? सब खामोश है आज।
सर वो इन्फंटिबुलम साइन आता है, वो जो पोस्ट कंट्रास्ट पे आता है वो तो। और ये जो डॉट्स आ रहा है ये क्या होता है? डॉट का सर नहीं पता, पोस्ट कंट्रास्ट पे इन्फंटिबुलम साइन होता है। सर क्लॉस ये साइन सर ये T2 डॉट साइन, आई थिंक सो, T2 ब्लैक डॉट साइन या इस तरह करके। इस ब्लैक डॉट साइन करके इसी तरह नाम है, मुझे भी जहन से भूल गया, लेकिन ये साइन का नाम आपसे पूछेंगे। क्लॉस साइन ये नहीं है, ठीक है, क्लॉस साइन अलग है। ये पैथोग्नोमिक है, ये सेंट्रल डॉट साइन होता है। ठीक हो गया? सर ये और नॉर्मल ये क्या शो पिट्यूटरी होता है? है? हेलो। जी जी सर। नॉर्मल पिट्यूटरी जो आती है ना, वो मैं आपको अलग उसमें दूसरे में दिखाता हूँ। सर ये कैल्सिफिक स्पेक है या ये क्या है? ये म्यूकस होता है, म्यूकस। ये म्यूकस डिपोजिशन होती है विद इन द सिस्ट, एक छोटी सी म्यूकोइड डिपोजिशन होती है। इसको जो है इंट्रासिस्टिक डॉट साइन कहते हैं। ठीक हो गया? इंट्रासिस्टिक नोड्यूल या इंट्रासिस्टिक डॉट साइन कहते हैं। ये 70% में तकरीबन ये मौजूद होती है पेशेंट में, और जब ये मिल जाती है तो आपने इसको रेटिस क्लेफ्ट सिस्ट कह देना है। ठीक हो गया? जी सर। और उसके अलावा जो क्लॉस साइन होता है ना, वो क्लॉस साइन ये है। इस T2 में आप देखें, आपको एक सिस्ट मिल रही है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और नॉर्मल पिट्यूटरी पीछे की तरफ क्लॉ की तरह यूं करके पिचकी हुई है। एक मिनट में इसमें बना के दिखा दो। ये जो नजर आ रही है जगह, ये सारा ये ड्रा हो रहा है इसके ऊपर, यस सर। जी ये क्लॉ है। ठीक है? क्लॉ इज द नॉर्मल पिट्यूटरी जो कि सिस्ट की वजह से चिपक गई है, तो दिस इज द क्लॉ साइन। और वो जो दूसरा था वो क्या था? इंट्रासिस्टिक नोड्यूल नोड्यूल साइन। डॉट दो डॉट साइन साइन। जब आएंगे, हाँ, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज में इसमें क्या कैसी एनहांसमेंट होगी? सर पेरिफेरल रिम इन्हांसमेंट आ सकती है इसमें। हाँ, पेरिफेरल रिम एनहांसमेंट इसमें आ सकती है। ठीक है, शाबाश। ये आपका आ गया सेकंड केस। I am provided with the CT and MRI images, in which I can appreciate there is a supracellular mass, which is solid cystic, having solid and cystic component. On CT, it is having calcification in it. The lesion appears isointense, heterogeneous signal intensity, with the solid component appearing isointense to the gray matter, and it appears heterogeneously hyperintense on T2-weighted images. It is extending laterally into the frontal lobe region, and superiorly it is elevating, and the mm, optic chiasma superiorly, and also causing mass effect on the third ventricle. It is causing splaying of the midbrain with resultant obstructed hydrocephalus. And post-contrast images shows heterogeneous enhancement of the solid component. And the patient seems to be a child. On the basis of all these findings, my diagnosis is craniopharyngioma. Next, I would like to send the patient to the neurosurgical team for surgical intervention. तो रिसेंटली ये हुआ है कि क्रेनियोफ्रेंजियोमा की कौन सी टाइप्स होती हैं? इसमें सर ये एडिमेंटिनोमेटस टाइप और दूसरी टाइप की होती है? और पेपिलरी। और दोनों में क्या फर्क होता है? सर एक बच्चों में होता है और एक एडल्ट्स में होता है। बच्चों में कौन सा होता है? एडिनो सर ये मैं भूल गई हूँ इन दोनों में से। ऐसा आई थिंक सर
मेटास टाइप है वो बच्चों में होता है और वो दूसरा एडल्ट्स में होता है, इसकी टू Papillary पीक्स adult होती में है ना। होता है। और क्या फर्क होता है दोनों में? जी सर। और दोनों में क्या फर्क होता है? सर जो एडल्ट टाइप होता है वो ज्यादा सॉलिड होता है, और जो तो चाइल्ड उसमें रहता है वो सॉलिड सिस्टिक और सिस्टिक कंपोनेंट और कैल्सिफिकेशन, ये चीज ज्यादा चिल्ड्रन वाले में होती है। और क्लासिफिकेशन उसमें दोनों में rare हो होती है। सकता है। जी सर। दोनों में हो सकती है, एडल्ट्स में रेयर होती है। जी सर। ठीक हो गया। तो पहले ये होता था कि क्रेनियोफ्रेंजियोमा दोनों को सेम एंटिटी रखते थे, यानी एडामेंटियस को भी और पेपिलरी को भी। लेकिन WHO की जो रिसेंटली क्लासिफिकेशन है ना, बल्कि आगे मैंने लिखा भी हुआ है, ये जो 5th एडिशन में आई है क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर्स, तो उसमें इसने दोनों एंटिटीज को सेपरेट कर दिया, क्योंकि हिस्टोलॉजिकली और जो उसके जो जीन्स होती हैं वो दोनों की अलग अलग हैं, म्यूटेशंस अलग अलग हैं, तो दोनों एंटिटीज को उसने अलग कर दिए। पेपिलरी अभी अलग एंटिटी है, पेपिलरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा जो कि एडल्ट्स में है, और एडामेंटेमेटस जो है वो बच्चों में। ये दीज आर नाउ सेपरेट एंटिटीज। तो ये जो न्यू ट्रेंड्स की बातें ये भी आपको पता होनी चाहिए। सही सर। तो दिस इज सर द क्या केस ये ऑफ द सर क्या ये जर्मिनोमा हो सकता था, जैसे इसमें कैल्सिफिकेशन है और नहीं नहीं, जर्मिनोमा नहीं। जर्मिनोमा इस तरह नहीं होता, ये टिपिकल वो है। ओके। आगे आपके पास आएंगे वो केस भी आएंगे। डॉक्टर खतीजा मैडम, 2 केसेस आपके हैं। I'm presented with MRI post-contrast images of the sagittal section of the brain. I can appreciate that there is a well-defined lobulated enhancing lesion arising from the sella. This lesion is extending into the suprasellar region and also posteriorly extending to the pons. I can appreciate that infundibulum and pituitary gland can be seen separately below this lesion. तो infundibulus जो स्टॉक है उसका कोई लीजन है ये मोस्ट लाइकली? डिफरेंशियल infundibulum हेमाटोमा हो सकता है। हेमाटोमा So और enhance मेरे करता है enhancing हेमाटोमा एनहांस करता है। नहीं सर वो नहीं enhance करता है इतना। और इसका ना पूरा एक बड़ा निमोनिक भी है, मैं डालना भूल गया हूँ, सुप्रासेलर का। जी सर। को रेडियोलॉजी में निमोनिक भी है इसका। स्टैश करके खा दो। हाँ 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 हाँ, उसमें सारे आ जाते हैं। तो उसमें से तो आपने कोई भी नहीं बताया, हेमाटोमा लेस लाइक। अच्छा चलें, कुछ और भी है या इससे यही रीजन है कि Clearly भी एक in the region of quadrigeminal plate superior part पे भी lesion पड़ी है enhancing lobulated, so that can be a germinoma. 2 लीजन है ना, एक जी सर सुप्रासेलर रीजन में जी ये जो ये, और पिट्यूटरी से अलग है, और एवरेटली enhancing lobulated है। Similar lesion is noted in the pineal region. जी। तो क्या बना? तो germinoma जर्मिनोमा में कैल्सिफिकेशन कैसी होती है? पिट्यूटरी तो वो ग्लैंड में जब इन्वॉल्व होता है तो ठीक है सर, नहीं समझ आ रही डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस बता दिया आपने जर्मिनोमा। germinoma ही है, ठीक है। तो कैल्सिफिकेशन तो कैल्सिफिकेशन पाइनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन कैसी होती है जर्मिनोमा में? सर पेरिफेरल होती है। पेरिफेरल होती है या सेंट्रल होती है? पेरिफेरल होती है। सेंट्रल सेंट्रल पेरिफेरल होती होती है। है सर। नहीं सर पेरिफेरल जर्मिनोमा में सेंट्रल होती है। सेंट्रल, सेंट्रल पाइनिलोब्लास्टोमा में होती है। पेरिफेरल। हाँ, ब्लास्ट होता है ना, जो चीज ब्लास्ट होती है वो पेरिफेरी में जाती है। तो पाइनियोब्लास्टोमा में पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन इस तरह आती है। और जर्मिनोमा क्या करता है? खा जाता है, इनगल्फ करता है। तो जब इनगल्फ करता है तो इसकी कैल्सिफिकेशन सेंटर में होती है। जो आप पिछले केस में कह रहे हैं कैल्सिफिकेशन, किसी डॉक्टर जी साहबा ने कहा था, ये सिर्फ सुप्रासेलर मास था, और उसमें कैल्सिफिकेशन और सिस्टिक, यानी ये जो केस है
अगर सिस्टिक सॉलिड लीजन सुप्रासेलर रीजन में आपको आए और कुछ इन्हेंसमेंट हो और कुछ कैल्सिफिकेशन हो, तो इसको आपने, और बच्चा हो सामने, आपको स्कल से भी एमआरआई से आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि बच्चे के एमआरआई है, आइडिया हो जाता है ना देख के। तो इससे आपने फिर इसमें आपने सिर्फ क्रेनियोफेरेंजियोमा ही सोचना है। ये जर्मिनोमा में आप देखें कि ये पाइनियल ग्लैंड में जब इन्वॉल्व होते हैं मेरे ख्याल से, उस वक्त इसका जो कैल्सिफिकेशन होती है वो पीछे पाइनियल कैल्सिफिकेशन को देखते हैं कि वो सेंटर में या पेरिफेरल में। सेंट्रल में तो इसका मतलब है कि इनगल्फ कर रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज द जर्मिनोमा। और ब्लास्ट हो रहा है पेरिफेरी में जा रहा है तो ब्लास्टोमा। फिर सिंक्रोनस इसमें डबल लीजन है। इसमें एक और बात थी, पता नहीं वो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मेल फीमेल में भी इस तरह है कि बाई मॉडल प्रेजेंटेशन होती है, वो मेल में ज्यादा होती है फीमेल में ज्यादा होती है, इस तरह की कोई बात है वो मैं भी भूल गया हूँ। ये बाई मॉडल है ना, जिसमें एक दो जगह इन्वॉल्वमेंट है, पाइनियल ब्लास्टोमा में पाइनियल ग्लैंड में भी इन्वॉल्वमेंट है और सुप्रासेलर भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये लड़कों में या गर्ल्स में ज्यादा होती है, तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये ये बॉयज ग्रुप में होता है, बॉयज बॉयज में। में होती है, ठीक है, मैं भूल गया, मैंने कोई। टर्मिनोमा ऑलवेज इन बॉयज सर, यंग हाँ एज बॉयज। बस ये आईएमएम में पढ़ा था तो वो थोड़ा सा जहन में आ रहा था। सर इसके पोस्टीरियर फोसा में कोई और लीजन भी है? नहीं, ये वो है, करना मैग्ना है वो। हाँ जाइंट सिस्टर ना मैग्ना। तो DWI DC मैंने नहीं लगाया, वो भी लगाएंगे, तो इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन भी देते हैं, सर ठीक है। पिट्यूटरी में क्या मैस है? पिट्यूटरी का क्या मैस नहीं है नहीं, ये? ये नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसका स्टॉक है, और ये नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये सुप्रासेलर क्या है? ये सुप्रासेलर मैस है ना, ये जर्मिनोमा, दिस इज सर ये दो जर्मिनोमा। जर्मिनोमाज हैं, एक ये और एक वो। हाँ, एक पाइनियल ग्लैंड में और एक सुप्रासेलर है। यही हम कह रहे हैं कि बॉयज में ये दोनों इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो दूसरा आपको वो DWI और ADC भी दिखाएंगे, जिसमें रिस्ट्रिक्शन डिफ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें सेलुलैरिटी ज्यादा होती है। फिर आपसे वाइवा में पूछेगा कि बताएं कौन कौन से ट्यूमर्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन देते हैं, कॉमनली बताएं। तो तीन कॉमन एपिडर्मोइड में भी होती है, और साथ में जेमिनोमा में होती है रिस्ट्रिक्शन है ना, की जर्मिनोमा और एपिडर्मल मेडल्लोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा और लिम्फोमा। लिम्फोमा। लिम्फोमा, ये कॉमन चीजें, ठीक है। फिर लिम्फोमा में आप नॉन कॉन्ट्रासिटी में भी थोड़ा सा हाइपरडेंस नजर आता है, और भी चीजें वो फिर आगे देखते जाएंगे। नेक्स्ट केस। जी डॉक्टर खतीजा, आपका ही है मैडम ये केस अगला। G, I'm provided with sagittal MRI images of the brain, non-contrast images, sagittal and axial slices. I can appreciate that there is a well-defined, slightly hyperintense lesion in the suprasellar region. It is there is no extension into the sella. However, it is abutting the posterior part of the sella. It's also abutting the posterior part of the midbrain. There is no invasion. इसमें कोई इन्हेंसमेंट नहीं थी पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में, कंक्लूड करें। Sir, considering no enhancement, it's so ये in hematoma हो सकता है ये वाला। एग्जामिनर को ये नहीं कहना, जी हो सर, ये सकता है। most likely बस आप diagnosis। पहुंच जाते हैं, आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। ठीक सर। जो आपको लग रहा है ना, फिर इट कैन बी लाइकली, और स्पेशली आप ब्रिगेडियर सलीम के सामने है तो वो फिर आपको उड़ा देगा। इवन जो आर्मी के एग्जामिनर्स हैं वो भी इस तरह है, तो हर एग्जामिनर की नेचर थोड़ी चेंज होती है। ठीक हो गया, आपने बोला हेमाटोमा, सेम पेशेंट। So I'm presented with X-ray hand of a skeletally immature patient. I can appreciate that there is fusion of the third and fourth metacarpal bone, and also fusion of the fourth and fifth digit with an extra polydactyly with its extra finger. Polydactyly और syndactyly fusion भी और साथ में extra भी है। सही है, और ये भी सेम पेशेंट।
आपने लगा दी उसका. I am presented with X-ray abdomen of a skeletally immature patient. I can appreciate that there is distension of the abdomen with distended bowel loops. Further, I am trying to look for anomalies, any vertebral anomaly. नहीं है, बस ये क्या चीज है ये? तो मुझे ये लगा था umbilical clip है उसका जो नहीं, अम्बिलिकल feel हुआ है. फ्लिप, इसके लिए बात है. अम्बिलिकल सुपर होगा ना, उससे नीचे पेल्विस में. जी जी ठीक है सर. मेटाल वो कैल्सिफिक डेंसिटी. ये सर्जिकल सूचर है. किस चीज की सर्जरी हुई? ओके ओके सर्जिकल सूच जिसे वही कहना चाह रही थी सूच. ठीक है तो सर्जरी. तो मैं कोरिलेट नहीं कर पा रही उसको. हेमाटोमा साथ ये आपके पास ये आ गया, हाथ ऐसे है और ये सर्जरी हुई एनल एट्रीजिया, तो इसको कहते हैं पेलिस्टर हॉल सिंड्रोम. लेकिन जब आपके पास पेलिस्टर हॉल सिंड्रोम होगा ना, तो ये जो आपको मिल रहा है ये हेमाटोमा, ये इतना प्यारा नहीं होगा, ये गंदा होगा और बड़ा होगा. ठीक है, ये सेम पेशेंट नहीं थे, लेकिन मैंने ऐसे ही लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करें बड़े मास को. तो अगर आपको कोई बड़ा एब्डोमिनल सर्जरी किसके लिए क्लिप किसके लिए. एनल एट्रीजिया के लिए की थी ना उसका, ये और पीछे डिस्टेंडेड बॉवल थी. तो ये पूरा केस जो है ये पेलिस्टर हॉल सिंड्रोम है, जिसमें एनल एट्रीजिया मल्टीपल एनॉमलीज होती हैं, लेकिन कॉमनली एनल एट्रीजिया, साथ उसके ये जो हाथ में एनॉमलीज हैं वो, और उसके साथ हेमाटोमा. ठीक हो गया, पॉलीडेक्टिली और वो सारा कुछ. गुड अटेम्प्ट. ठीक है, नेक्स्ट. डॉक्टर अंबर. जी सर. ये मैडम अब आपके 2 केस हैं. ओके सर. आई एम प्रोवाइडेड विद axial slices MRI brain in which I can appreciate both are T1 weighted images in which I can appreciate a well-defined lesion centered over the left parietal region, crossing the midline with peripheral hypointense and internal hyperintense signals with internal areas of hypointensities as well. It is causing एक मिनट mass. दूसरा भी देख लें, T2. सर T2 पे भी flow voids आ रहे हैं. Mass effect on the ventricles, giving a dilatation of the ventricular system with seepage of the CSF. Post contrast भी दिखा दो. ये सर पोस्ट कंट्रास्ट पे peripherally enhancing है, centered. मुश्किल कैसे है जो सर एग्जाम में लाते हैं ना, एग्जाम में जो लाते हैं वो टिपिकल केस नहीं लाते, इसी तरह के लाते हैं. जो सर बायोप्सी ये टूटा होते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर लोकेशन का नहीं है, इंट्रावेंट्रिकुलर है. इसका बताएं. कोराइड का, कोराइड पेपिलोमा. कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा. और ये टिपिकल इसका वो है. एक तो उसमें ये होगा कि बच्चे का एमआरआई हो, और बच्चे का एमआरआई और कोराइड प्लेक्सस का कोई मैच हो, तो 100% वो कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा होता है. इसको कार्सिनोमा से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इमेजिंग? सर कार्सिनोमा के एग्रेसिव फीचर्स होंगे. ये भी है. इसको सर ऑन इसमें मेरा ख्याल हिस्टोपैथी करते हैं सर, इसमें कर नहीं सकते इमेजिंग के ऊपर हाँ. दोनों में. हाँ डॉक्टर नईम, आप तो हमारे उस्ताद हैं. हो सर कहाँ पे. तो सर डॉक्टर नईम ने सही बताया कि हिस्टोपैथी करते हैं. ठीक है, इसको बायोप्सी में ही पता चलेगा. सर और Imaging जो में कार्सिनोमा होता है वो वैसे लेस देन 2 years होता है, और पेपिलोमा more than 2 years पे होता नहीं, है. नहीं, लेस देन 2 years में पेपिलोमा भी होता है. दोनों हो सकते हैं. पढ़ लेना, मुझे ओके. बता देना. और इसकी जो इन्हेंसमेंट, इसको क्या कहते हैं? ये भी कॉलीफ्लावर टिपिकल लाइक. कॉलीफ्लावर लाइक ये जो आ रही. ठीक हो गया, ये टिपिकल पेपिलोमा है. और पेशेंट ज्यादातर हाइड्रोसेफलस के साथ प्रेजेंट करते हैं. करता है. ठीक हो गया.
नेक्स्ट केस, ये तो इजी है। I'm provided with spot image, MRI brain, diffusion rated, हम्म, in which I can appreciate bilateral ventricles show diffusion restriction of a well-defined mass lesions centered in the lateral ventricles, occipital horns of the both lateral ventricles. Findings are in keeping with Xantho. हम्म। सर मुझे इसका अब नाम भूल गया है। Choroid plexus xanthogranuloma। Xanthogranuloma, yes sir. ये रिस्ट्रिक्ट डिफ्यूजन करते हैं आपको, उसमें भी सीटी में भी ये नजर आ जाते हैं लोब्यूलेटेड से। और ये इसमें आगे कुछ करना है कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं करना होता। कुछ नहीं करना होता, बिनाइन चीज़ है, ठीक है। बायोप्सी भी नहीं करनी इसकी। टच मी नॉट जिस तरह नहीं होते बोन में, इसमें नहीं टच मी नॉट। थैंक यू सर। डॉक्टर उजाला मैडम, ये 2 केसेस आपके। I'm provided with the CT axial sections post contrast images, in which I can appreciate there is a heterogeneous lesion मैडम, centered. आपका कोई माइक का इशू है? आवाज आ रही है? सर अब सही है आवाज? जी मैडम जी। There is a heterogeneously enhancing lesion which is centered on the foramen of Monro. It is also showing calcification in it. There is dilatation of the ipsilateral right lateral ventricle. Other calcified lesions are also noted along the ventricle walls, representing calcified ependymoma. On the basis of calcified ependymoma and solid enhancing lesion center on the foramen of Monro, the likely diagnosis is giant cell ependymoma with tuberous sclerosis. Next, I would like to do the screening of the tuberous sclerosis involving the chest X-ray, echo for rhabdomyoma, and bilateral renal ultrasound for angiomyolipomas, and family screening. And referral to the neurosurgeon, as this is causing hydrocephalus for shunt placement and surgical resection of this giant cell astrocytoma. ठीक है। ये केस जैसे टिपिकल केस जब आपके पास लग जाता है ना, तो उसमें फिर आपने इस तरह प्रॉपर जाना है, जिस तरह आपने सारा बता दिया, उसके एसोसिएशंस भी बता दिए और कॉम्प्लिकेशन भी बता दी, सारा कुछ बता दिया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का आगे क्या क्या देखेंगे। तो इस पे फिर आपने एक्सीलेंट तब लेना है जब आपने A to Z सारा बताना है। दूसरी आपने ये चीज़ करनी है ना कि एग्जामिनर को भी आपने थोड़ा सा, अब ये बड़ा मुश्किल होता है FCPS का वाइवा। डॉक्टर नईम अपीयर हो चुके हैं ना काफ़ी दफ़ा, 2 दफ़ा मैं भी अपीयर हुआ हूँ और बाकी भी कोई सीनियर है तो वो बताएंगे कि आपने हर एग्जामिनर का ना मूड अलग होता है, हर एग्जामिनर की सोच अलग होती है। तो आपने एग्जाम में एग्जामिनर की सोच या मूड को देखना होता है। अब डॉक्टर सलीम है, वो इस चीज़ को वो नहीं करते कि आगे आप फर्दर वो करें, आप यानी FRCR की तरह हर पेशेंट को रेफरल कराएं। वो ये चाहते हैं कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो और पेशेंट का खर्चा कम से कम हो। तो आपने वो देख लेना है। कुछ होते हैं वो डिफरेंशियल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं मुझे स्पॉट डायग्नोसिस दो। तो जब आप 1-2 फिल्में कर रहे होते हैं ना, यानी आपका एक एग्जामिनर आपको 7 फिल्में दिखाते हैं, तो आप 1-2-3 फिल्मों में आपको, यानी पहली फिल्म में ही आपको ये भी अब अंदाजा करना है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, ये किस सोच का आदमी है। ठीक हो गया? तो उसके हिसाब से आपने चलना है। कुछ कहते हैं यार ये FRCR के लेवल की चीज़ें, ये FRCR का वाइवा नहीं, FCPS है, हमने पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपने वहाँ से पिक करना है। शाबाश, आपने अच्छा बताया। ये आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आपने एग्जामिनर को भी असेस करना होता है एग्जाम में। ठीक हो गया? जी। ये लास्ट केस है मेरे ख्याल से। I am provided with the coronal MRI T2 weighted image, in which I can appreciate there is a
T2 hyperintense lesion, which is noted involving the left medial temporal lobe. सर लेफ्ट साइड पे जो सही बताएं। मीडियल टेम्पोरल लोब है सर, इसमें ट्रोजनस T2 hyperintense cystic lesion है, having bubbly appearance. No, sir, I would like to see the other images. एक और बात जो आपने बतानी है वो There is dilated, जो extra axial spaces है सर वो dilated है और कॉर्टिकल एट्रोफी की वजह से लग रहा है, जी, ठीक है। और cortical lesion है। और ये एक्सपैंड हुआ है, यहाँ का देखें और यहाँ का देखें, मीडियल टेम्पोरल लोब एक्सपेंशन है, ठीक है। ये एक बात आपने एडिशन में इसमें बतानी है, बाकी अच्छा बताया। एक्सपेंशन हो रही है सर। तो ये आपके पास दूसरा सेक्शन आ गया। It appears slightly hyperintense, सर ये तो हाँ लेफ्ट साइड पे है, slightly hyperintense on T1 post contrast image, showing subtle enhancement. On if the patient presented with mostly this patient presented with epilepsy, so on the basis of these findings, my diagnosis is ganglioneuroma या DNET। और डिफरेंशियल low grade gliomas। इस लोकेशन में कौन से ट्यूमर कॉमन? सर इसमें ग्लायोमास जो डीनेट है और गैंग्लियोन्यूरोमास है और जेंतो एस्ट्रोसाइटोमास भी सर होते हैं, लेकिन इसमें सर सिस्ट विद एनहांसिंग न्यूरल नोड्यूल होता है। सर डीनेट मेरे जहन में था, लेकिन इसमें थोड़ी सी एनहांसमेंट आ रही है, तो इस वजह से वो डीनेट में एनहांसमेंट नहीं, तो बबली लीजन होता है वो। तो इसके ये डिफरेंशियल्स होंगे। ये गैंग्लियोग्लायोमा का बायोप्सी प्रूवन केस था, ठीक है। और इसकी आगे ट्रीटमेंट क्या करेंगे पेशेंट एपिलेप्सी के साथ होता है तो? अगर सर पेशेंट की एपिलेप्सी अटैक नहीं रिलीफ होते तो सर इसमें फिर न्यूक्लियर मेडिसिन की सर इमेजिंग करते हैं, जो डोमिनेंट होता है उसके बेस पे सर इसको फिर रिसेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये इसको टेम्पोरल लोब की पार्शियल रिसेक्शन करते हैं, ठीक हो गया। तो इसके डिफरेंशियल्स आप बता दें, क्योंकि आप केस को कैसे लेके चलते हैं ना, ये एग्जामिनर ये देखता है, एग्जैक्ट वो नहीं देखता। अगर आपने डिफरेंशियल दिए, क्योंकि बायोप्सी इज अल्टीमेटम। अगर जो एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, हमारे डॉक्टर यूसुफ चौधरी 1970 में वो माउंट सिनाई हॉस्पिटल, आप लोगों में शायद किसी ने सुना हो, न्यूयॉर्क, वहां से ट्रेनिंग करके आए हैं। और इट इज वन ऑफ द पाइनियर्स, ही इज वन ऑफ द पाइनियर्स इन रेडियोलॉजी। कुछ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की ऐसी टेक्निक्स है जो उन्होंने मिलके दूसरे डॉक्टर्स के साथ वो किए हैं, और उनकी एक पूरी बुक है उसमें, ये ड्यूरल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, और उसमें बड़ी रिसर्च है। तो बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी 70-80 साल के हो गए, अभी भी रिपोर्टिंग करते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइन शिफा में। तो वो देखो, तो वो ना बहुत सारे डिफरेंशियल्स देते हैं। तो मैं सर से पूछता था, सर ये तो आप नॉर्मल चीज को भी बहुत ज्यादा, तो वो कहते हैं कि मैं केसेस को वो करता हूँ ना, फॉलो करता हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस में कोई चीज किसी तरह भी लग सकती है। बायोप्सी इज अल्टीमेट, अल्टीमेट जो होती है ना वो बायोप्सी होती है। जैसे हमने पीछे पिट्यूटरी के देखे, एडिनोमा देखा, क्रेनियोफ्रेंजियोमा देखा, हो सकता है टिपिकल फीचर। जैसे मैंने एक केस किया था जो कि टिपिकल हाइड्रेटिव फॉर्म मॉल का था, पहले किसी और ने किया था, मेरे पास आया सेकंड ओपिनियन के लिए, मुझे भी वो लगा, लेकिन उसमें बीटा एचसीजी रेज नहीं था, तो लाइकली आरपीओसीज थे। बाद में उसके हमने वो भी कराई, बायोप्सी भी कराई, तो उसमें भी आरपीओसीज वो निकले। तो कभी कभी ना इमेजिंग फाइंडिंग जो होती है वो पैथोलॉजी को मिमिक करती है। स्नो स्टॉर्म साइंस टिपिकल इमेज था, मैं कभी शेयर भी करूंगा आपके साथ। तो इस तरह डिफरेंट पैथोलॉजीज मिमिकर होती हैं। तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि यार आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस बताओ, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि आप उसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बताओ, उसके अच्छे डिफरेंशियल बताओ,
उसकी आप इन्वॉल्वमेंट बताओ, जिस तरह आपने एक्सटेंशन बताई थी कि कवर्नस साइनस में जा रहा है, पिट्यूटरी स्टाक को इन्वॉल्व कर रहा है, वो सारा आपको इम्पोर्टेंट है बताना। रिलेशंस एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर मीडियल लैटरल सारे रिलेशन बताने, अप्रोप्रिएट डिफरेंशियल बताना है, और इस पेशेंट के साथ मैंने करना क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट क्या करना है, और मैनेजमेंट क्या करनी है। तो ये सारी चीजें आपने बतानी है। ठीक हो गया? तो ऐसे आपने केस को लेके चलना। बस ये मेरे पास इतने केसेस थे आज, मैंने कहा थोड़ा टाइम मिला है तो आप लोगों को पढ़ा दूं। एक्सीलेंट सेशन सर, वेरी नाइस केसेस, बहुत अच्छा सर क्लास हुआ। चलो जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नवंबर के बाद इंशाल्लाह जो होंगे ना, उसमें थोड़ा आपको टेंशन भी होगी, लेकिन वो सेशंस हम जो हैं ज्यादा एक्सटेंसिव करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों की टॉक्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी, वाइवा की भी हो जाएगी। तो मैं ज्यादा डेडिकेटेड होऊंगा, बस आप लोगों का इंटरेस्ट है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं पढ़ाता रहूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो तो हम फिर बहुत मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सर, बस आप हमारा अल्लाह ताला के बाद एग्जाम पास करवा दें आप। बस इंशाल्लाह नवंबर 1 से लेकर ना 14 या 10 15 डेज में आप लोगों की लंबी लंबी क्लासेस लूंगा, और आप लोग उस अपने बाकी टाइम में पढ़ लिया करना, और बाकी 2 घंटे या इस तरह एक्सटेंसिव क्लास लेंगे ताकि ना सब कुछ कवर हो जाए। तो इंशाल्लाह टॉक्स में या वाइवा में 90% केसेस आपको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, बाकी लक है आप लोगों की। इंशाल्लाह। ओके जी, इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।